नमः शिवाय। स्वागत है आपका इस चैनल में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। दीपावली की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। इस दीपावली के पर्व पे मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसे कहते हैं नव तारा सिद्धांत। ज्योतिष एक अथाह सागर है और इसमें जितनी बार डुबकियां मारिए उतनी बार कोई एक नई चीज़ आपके पास सामने आती है। एक कुंडली की गणना करने के लिए, उसकी प्रिडिक्शन करने के लिए देयर आर मल्टीपल पैरामीटर्स जिसको हमें देखना होता है और उसके बाद हम प्रिडिक्शन कर पाते हैं कि किसी व्यक्ति की लाइफ में क्या चीज़ चल रही है और उसको किस तरीके से अपनी चीज़ें जो हैं अपनी लाइफ में अपनानी है, क्या रेमेडीज़ करने हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो उसके लिए फ्रूटफुल होंगी। इसमें से एक पैरामीटर होता है जिसे कहते हैं नवतारा सिद्धांत। वैसे तो देखिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे कि डिविजनल चार्ट्स हैं, अष्टक वर्ग है, उसके बाद ग्रह दशाएं देखी जाती हैं, योगिनी दशाएं देखी जाती हैं, सब लॉर्ड्स देखने जाते हैं, नक्षत्र देखे जाते हैं और बहुत सारे डिफरेंट तरीके के पैरामीटर्स को देखने के बाद हम कैलकुलेट कर पाते हैं कि एक व्यक्ति की लाइफ में क्या चीज़ होगी। लेकिन ये तो डेफिनेट है, अगर इस वीडियो को आप अंत तक देख लेंगे तो इस नवतारा सिद्धांत के अकॉर्डिंग आप कई चीज़ें जो हैं वो अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग कर पाएंगे। कुछ ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट अपने लिए शुभ मुहूर्त निकालने में सफल रहेंगे। उसके लिए आपको किसी को पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो चलिए जानते हैं कि नवतारा सिद्धांत क्या होता है। ज्योतिष में जिस तरीके से 9 प्लैनेट्स होते हैं वैसे ही 27 नक्षत्र होते हैं और ये 27 नक्षत्र जो हैं ये ही नवतारा सिद्धांत की गणना करते हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग सिद्धांत हैं जिसमें से इस सिद्धांत के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले ये देखना है अपनी लगन कुंडली, जो D1 चार्ट होता है उसको ओपन करिए, अपनी कुंडली बनाइए किसी भी सॉफ्टवेयर में और उसमें देखिए कि चंद्रमा आपके किस नक्षत्र में बैठा हुआ है और चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है वो होता है आपका जन्म नक्षत्र और इसको एक सीक्वेंस में डिवाइड किया जाता है। जिस तरीके से 9 प्लैनेट होते हैं वैसे ही 27 नक्षत्र होते हैं और ये 27 नक्षत्र जो हैं वो 9 डिवीजन में डिवाइड होते हैं और हर एक जो डिवीजन होता है वो 3-3 पेयर में डिवाइड होता है, मतलब कि हर एक डिवीजन में 3 नक्षत्र आते हैं। तो हमने सबसे पहले देख लिया हमारा जन्म नक्षत्र जिसको हम कहते हैं जन्म तारा। तो ये देखिए टेबल पे मैंने मेंशन करा हुआ है कि किस तरीके से क्या 9 जो हमारी लाइन है उस 9 लाइन के हिसाब से आप अपने नक्षत्र को डिवाइड करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इस एक व्यक्ति है जिसकी कुंडली का D1 चार्ट में चंद्रमा जो है वो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में है। इसका मतलब उसका जन्म तारा जो जन्म नक्षत्र है वो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र हुआ। तो बस इसी तरीके से 9 सीक्वेंस में इसको डिवाइड करते जाइए। तो देखिए सबसे पहले आएगा पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र, उसके बाद फिर आएगा उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र, फिर आएगा रेवती नक्षत्र और सो ऑन। इसी तरीके से बाकी सारी चीज़ें जो हैं हमने डिवाइड कर दी। अब ये जो हम डिवाइड करते हैं 9 जो हमारे यूनिट्स होते हैं, इस 9 यूनिट्स में सबसे पहला जो होता है उसको कहते हैं हम जन्म तारा। तो ये होता है हमारा जन्म तारा, दूसरा होता है हमारा संपत तारा, तीसरा होता है हमारा विपत तारा, चौथा होता है क्षेम तारा और फिर प्रत्यारी है, फिर साधक है, फिर निधन है, फिर मित्र और अति मित्र है। और मित्र और अति मित्र को सुन के ही आप समझ सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा फेवरेबल होंगे। अब देखिए पहला जो तारा है वो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र है। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के बाद जब हम नीचे सारे नक्षत्र लिखते हैं, उत्तर भाद्रपदा, आप देखिए टेबल में पूरी तरीके से मैंने मेंशन करा हुआ है, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा, रेवती, अश्वनी, भरनी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीरा, आद्रा। आद्रा के बाद फिर दोबारा जब आएगा पुनर्वासु, फिर पुष्या, श्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता और इसी तरीके से पूरे 27 नक्षत्र को डिवाइड करा हुआ है। अब अगर आप फर्स्ट नक्षत्र को देखते हैं जन्म तारा, तो जन्म तारा का जो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र है वो जुपिटर से रूल होता है और उसी के साथ के जितने भी सीक्वेंस में होंगे ना वो सारे नक्षत्र जुपिटर से ही रूल होंगे। देखिए जन्म तारा में आ रहा है आपका पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र, फिर आ रहा है पुनर्वासु नक्षत्र और उसके बाद आ रहा है विशाखा नक्षत्र। और ये तीनों नक्षत्र के जो रूलर जो होते हैं, जो लॉर्ड होते हैं वो जुपिटर होते हैं। इसी तरीके से दूसरा होता है संपत तारा, फिर लास्ट में आता है अति मित्र। अति मित्र में आप देखिए पहला तारा आता है आर्द्रा नक्षत्र। आर्द्रा नक्षत्र जो है वो राहु से रूल होता है और आर्द्रा के साथ आता है स्वाति नक्षत्र और उसके बाद आता है शतभिषा नक्षत्र। मतलब कि ये तीनों ही सेम ही प्लैनेट से रूल होते हैं और इसी तरीके से हम ये समझ पाते हैं हमारी लाइफ में
कौन कौन से प्लैनेट्स जो हैं वो हमारे लिए अति मित्र हैं, कौन से मित्र हैं और कौन से जो प्लैनेट्स हैं वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हम लगन कुंडली को देखते हैं और लगन कुंडली हमारी जो है वो कुछ और बता रही होती है, उसमें कोई प्लैनेट जो है वो हमें कुछ और बता रहा होता है, वो लगन का शायद वो शत्रु होता है। लेकिन अगर वो अति मित्र नक्षत्र में आता है, वो मित्र नक्षत्र में आता है, साधक नक्षत्र में आता है या फिर संपत नक्षत्र में आता है, तो वो हमारे लिए फेवरेबल होता है। जब जब चंद्रमा इन नक्षत्र में आएगा या कोई आपका मेन इंपॉर्टेंट प्लैनेट है जैसे कि आपका लग्नेश इन नक्षत्रों में से गुजरेगा, ट्रांजिट में से, तब वो वाला टाइम आपके लिए जो है वो फेवरेबल होगा। और चंद्रमा जो है वो 2.5 दिन एक राशि पे रहता है और एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। तो आप एक महीने में कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि कितने कितने दिन आपके लिए फेवरेबल होते हैं और कौन कौन से डेज आपके लिए अनफेवरेबल होते हैं। मान लीजिए आपका चंद्रमा अति मित्र नक्षत्र में आया है, जैसे कि इस व्यक्ति की, इस जातक की जिसकी कुंडली में चंद्रमा पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में है, डेफिनेट है कि इनका चंद्रमा कुंभ राशि में होगा जो कि पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में है। अब पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र जन्म नक्षत्र है, तो उससे पहले वाला नक्षत्र जो है वो कौन सा होगा, वो उसका अति मित्र होगा। और पूर्व भाद्रपदा से पहले वाला नक्षत्र होता है राहु का नक्षत्र, जिसे हम कहते हैं शतभिषा नक्षत्र। तो इस व्यक्ति के लिए शतभिषा नक्षत्र जो है वो मोस्ट फेवरेबल होगा। इसका मतलब शतभिषा, राहु से रिलेटेड सारी चीजें इसके लिए फेवरेबल होंगी। इनफैक्ट अगर कोई व्यक्ति है जो कि शतभिषा नक्षत्र में पैदा हुआ है, वो व्यक्ति भी इसके लिए फेवरेबल होगा, वो अति मित्र श्रेणी में आएगा। और अति मित्र क्या करते हैं, अति मित्र हमेशा आपके लिए फेवरेबल होते हैं, आपके लिए सारे ऑब्स्टिकल्स को खत्म करके आपके लिए कुछ फेवर करते हैं। और महीने में ऐसे बहुत सारे टाइम आते हैं जिससे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये तो हो गया जन्म नक्षत्र से पहला वाला नक्षत्र। इससे पहला वाला नक्षत्र होता है वो मित्र होता है, तो मित्र भी अच्छा ही है, वो भी तो फेवरेबल है। ऐसे ही जन्म नक्षत्र के बाद वाला जो नक्षत्र होता है वो होता है संपत नक्षत्र। संपत नक्षत्र संपत्ति देने वाला होता है, वो फाइनेंशियली हमें स्ट्रॉन्ग करने वाला होता है। तो आप अपना कोई भी ऐसा काम जो कि पैसों से रिलेटेड होगा, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, आप ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, या कोई ऐसा काम आप करना चाहते हैं जो कि कुछ फिनेंस से रिलेटेड है, तो उसको आप संपत तारा में, अति मित्र या मित्र तारा में कर सकते हैं। इनफैक्ट साधक जो तारा होता है, जो छठा तारा होता है, वो भी बहुत ज़्यादा फेवरेबल होता है। इसमें कुछ तारे जो हैं वो अनफेवरेबल भी होते हैं। अब हम पूरी तरीके से उसके बारे में बात करेंगे। एक तरीके से ऐसा समझ लीजिए कि नवतारा सिद्धांत ना एक काइंड ऑफ अ मैप है जो कि काफ़ी हद तक आपको हेल्प करता है चीज़ें जो हैं वो अपनी लाइफ में सॉल्व करने की, जो लाइफ की जीवन भर की कुत्ती है कि कौन कौन से प्लैनेट्स आपके लिए कैसे कैसे फेवरेबल होंगे या उनको किस तरीके से आप फेवरेबल कर सकते हैं। आप इस नक्षत्र के सिद्धांत से आप समझ सकते हैं बहुत ईजीली। क्योंकि देखिए ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि हमारे पिछले जन्म की जीवन यात्रा जहाँ पे समाप्त हुई थी, हमारी जीवन यात्रा इस जन्म वहीं से शुरू होती है, सेम उसी पॉइंट से, और उसी पॉइंट से हमारा जन्म नक्षत्र स्टार्ट होता है और उसके बाद ये सीक्वेंस जो है वो हमारा सो ऑन चलता रहता है। तो जब पिछली लाइफ जो है वो जहाँ से खत्म होती है, सेम उसी बिंदु पर, उसी पॉइंट पे हमारी ये वाली लाइफ स्टार्ट होती है। तो जन्म नक्षत्र जो है वो पूरा जो है ओवरऑल कंप्लीटेड जो है रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे करियर के लिए, हमारी लाइफ के स्ट्रगल्स के लिए और हमारे जीवन में किस तरीके से चीज़ें होंगी उस चीज़ के लिए। तो अगर पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं और वो आपका जन्म तारा है, मतलब कि आपका करियर, आपका सब चीज़ें जो है वो जुपिटर से रिलेटेड है। अब जुपिटर से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती हैं? जुपिटर ज्ञान का कारक है, जुपिटर एजुकेशन का कारक है, जुपिटर से लाइब्रेरी होती है, जुपिटर से किताबें होती है, जुपिटर से एजुकेशन होता है, जुपिटर से टीचिंग होती है, जुपिटर से ज्ञान होता है। तो कोई भी चीज़, किसी भी व्यक्ति का जो नव तारा का पहला जो तारा होगा, मतलब कि पहला जो नक्षत्र होगा, जन्म नक्षत्र, वो जुपिटर के नक्षत्र में आएगा, तो कहीं ना कहीं ज्ञान बांटना, ज्ञान से रिलेटेड जो चीजें हैं वो सब उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा होंगी। और अगर वो ज्ञान नहीं बांटेंगे, अगर वो अपने ज्ञान को आगे डिवाइड नहीं करेंगे या आगे डोनेट नहीं करेंगे, तो उनकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आते रहेंगे। तो ये एक तरीके का इंडिकेशन है उन लोगों के लिए कि आपका क्योंकि जन्म नक्षत्र जो है, अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स चल रहे हैं,
करियर से रिलेटेड हो, चाहे रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, या किसी भी तरीके के ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप अपने जन्म तारा को प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं। आपको वो यूज करना है, वहां पे जन्म तारा से रिलेटेड चीजें आपको देनी है, डोनेट करनी है। आप जितना ज्ञान बांटेंगे उतनी आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो कम होंगे। और ऐसे ही हमको जन्म तारा, मतलब जन्म तारा के नक्षत्र का जो प्लैनेट है उसको हमें है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहला चीज़ जो है, जो सबसे पहला रेमेडी होता है वो हमारा यही होता है कि आपके D1 चार्ट में जो आपका जन्म नक्षत्र है, चंद्रमा जहाँ बैठे हुए हैं, उसको आप उस नक्षत्र के लॉर्ड को आप स्ट्रॉन्ग करिए। अगर वो किसी भी तरीके की गलत पोजीशन में बैठे हैं, कहाँ पे उसको दान करना है वहाँ उसका दान करिए, कहाँ पे उस चीज़ को रखना है वहाँ पे उस चीज़ को रखिए, और किस किस प्लैनेट के साथ युति करके बैठे हैं। और ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि वो किसके साथ युति करके बैठे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका जन्म नक्षत्र जो है वो किसी ऐसे तारा के संग युति करके बैठा हुआ है जो आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स लाने के लिए बैठा है। तो आप किस तरीके से उसको मजबूत कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई रेमेडी आप इस तरीके से कर रहे हैं कि आपको तो दशा आ गई, मान लीजिए किसी ऐसे प्लैनेट की जो कि आपके लिए फेवरेबल नहीं है वो नक्षत्र, और आप उसी चीज की रेमेडी कर रहे हैं, तो फिर क्या हो रहा है, तो भी आपकी सारी रेमेडीज करने के बाद भी लाइफ जो है वो सेटल नहीं हो रही है। तो ये नवतारा सिद्धांत से हमें काफी हद तक इन सब चीजों के बारे में पता चलता है। एक तरीके से जन्म नक्षत्र पे जब जब आपका कोई प्लैनेट आता है तो वो आपको सीख देता है, वो कहीं ना कहीं आपके करियर में चेंजेस लाता है, आपके रिलेशनशिप में चेंजेस लाता है। इसलिए उस नक्षत्र के लॉर्ड को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब अगर आप, जब आपका जन्म तारा जुपिटर है तो आप जुपिटर से रिलेटेड काम करिए, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करिए, दान दीजिए, ज्ञान बांटिए। अगर उस चीज से रिलेटेड आप करिए, अपने करियर को पकड़ के रखते हैं तो आपके करियर में कभी भी उथल पुथल नहीं होती है। या जुपिटर से रिलेटेड जितने भी रेमेडीज हैं उनको करते हैं तो कभी भी आपको कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती है। सेकंड तारा होता है हमारा संपत्त तारा, जो कि इस व्यक्ति के, इस जातक में, जो कि मैंने आपको बताया कि पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र जन्म तारा है अगर, तो सेकंड तारा होगा उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र, जो होता है शनि देव का नक्षत्र। तो उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र आ गया, और उसकी पूरी लाइन में जो जो नक्षत्र आएंगे, जैसे अनुराधा नक्षत्र आएगा, पुष्य नक्षत्र आएगा, वो सारे जो है वो शनि से रूल होते हैं। तो इस व्यक्ति के लिए जो भी संपत्ति देने वाला, संपत्ति से लेकर प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, संपत्ति सेकेंड हाउस से कुटुंब को भी हम देखते हैं, सेकेंड हाउस से हम बैंक बैलेंस को भी देखते हैं। तो मनी, कुटुंब, फाइनेंशियल जितनी भी चीजें हैं, वो ज्वेलरी वगैरह हो गई, प्रॉपर्टीज वगैरह हो गई, उन सब चीजों को देने वाला इसका संपत्त तारा जो नक्षत्र है वो है, और उसी का लॉर्ड है। तो उसी का लॉर्ड मतलब शनिदेव है, मतलब सैटर्न है। और इनफैक्ट ये भी होता है कि सेकंड जो नक्षत्र है उसकी स्थिति कैसी होती है, उसके लॉर्ड की स्थिति कुंडली में कैसी होती है, उससे हम समझ पाते हैं कि व्यक्ति के अंदर संस्कार कैसे होंगे, उसको कितनी धरोहर मिली होगी, मतलब अपने एंसेस्टर्स की तरफ से उसको क्या क्या चीज़ें मिली होंगी, वो हम उस नक्षत्र के लॉर्ड को देख के उसकी कुंडली से कैलकुलेट कर पाते हैं। और उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाता है, जैसे सारी चीज़ें आपको मिले, तो वो वाले नक्षत्र से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको आप अपने पास रख सकते हैं। मतलब कि जहाँ पे भी, क्योंकि वो तो धन देने वाली चीज़ है ना, वो तो संपत्ति देने वाली चीज़ है, तो आपको शनि से रिलेटेड या पर्टिकुलर उस नक्षत्र से रिलेटेड कोई भी चीज़, जैसे कि उसका कोई सिंबल हो गया, उसका कलर हो गया, वो सब आपके लिए फेवरेबल है। अब सैटर्न से रिलेटेड बॉटल ग्रीन कलर होता है, ब्लैक कलर होता है। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र से रिलेटेड जो जो उनके सिंबल्स होते हैं, उन सिंबल्स को अगर वो आप अपने पास रखते हैं तो उससे आपको फाइनेंशियली जो है वो गेन होता है, प्रॉपर्टी मिलती है, और आपका जो सेकंड हाउस है वो मजबूत होता है। ऐसे ही तीसरा तारा जो होता है वो होता है विपत्त तारा। विपत्त तारा से तो आप समझ ही रहे हैं, विपत्त मतलब विपत्ति। तो जैसे मैंने ये सीरीज बनाई, ये इसमें पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र पहला तारा, दूसरा उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र, तीसरा आता है जो नक्षत्र वो आता है रेवती। रेवती मतलब कि मरकरी। इसका मतलब इस व्यक्ति के लिए जो विपत्त तारा है वो है बुध का तारा। तो जब जब बुध की दशा आएगी, जब जब बुध की अंतरदशा आएगी, ये तब तब इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ विपत्ति आएगी। और इट्स नॉट कि विपत्तियां, प्रॉब्लम्स ही आती रहेंगी। देखिए, तीसरा जो तारा होता है वो ट्रेवल को भी बताता है, वो हमारे ताकत को भी बताता है, हमारे बल को भी बताता है। तो इसमें इसकी पोजीशन का
हमारी कुंडली में स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं, क्योंकि अगर वो हमारे किसी नेगेटिव प्लैनेट के साथ मिलकर स्ट्रांग हो जाएगा तो लाइफ में ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा होंगी। इसको नॉर्मल करने के लिए जो रेमेडीज़ होती है, छोटे मोटे ट्रेवल कर सकते हैं, या फिर बुद्ध से रिलेटेड चीज़ों का दान कर सकते हैं। ये सब चीज़ें करते रहने से हमारा जो है विपत तारा जो है उसका टाइम जो है निकल जाता है। और साथ में ये भी होता है कि जब जब विपत तारा का है ना दशा आती है, आप देखिएगा कि अगर आपका भी जुपिटर का नक्षत्र है, आप सब लोग अपनी कुंडली में देखिएगा, अगर आपका जन्म तारा जुपिटर का है तो फिर आपका जब मरकरी की दशा आई होगी, मरकरी से रिलेटेड, क्योंकि बाकी सारे नक्षत्र विपत तारा में आते हैं, तो तब आपने ऐसा बहुत बार किया होगा, एक काम को स्क्रैच से स्टार्ट किया होगा, फिर उसको खत्म करके दूसरा कोई नया काम स्टार्ट किया होगा, या फिर तीसरा। इसमें क्या होता है कि वो एक मुहावरा है ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात की सिर पर होत निशान। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, मतलब एक के बाद एक बार बार प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है। इसमें विपत्ति ये होती है कि एक बार में, एक अटेम्प्ट में आपका काम नहीं होता है, आपको ये स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपका काम नहीं होगा, आपका काम होगा, बट जैसे कि एक काइंड ऑफ साढ़े साथी आती है, उसमें ऐसा होता है ना कि बहुत बार हमें कोई काम करना पड़ता है, हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, हमें स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है। ऐसे ही जो विपत तारा है वो हमको ये चीज़ करवाता है। तो अगर आपने, मान लीजिए आपका विपत तारा जो है वो मरकरी है, और मरकरी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती हैं, कंसल्टेंसी होती है, मरकरी से रिलेटेड इंट्राडे भी होता है, ट्रेडिंग भी होती है, मरकरी से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, जैसे कि बहनें होती हैं, बुआएं होती हैं, ये भी मरकरी से रिलेटेड होता है। तो जितने भी काम होते हैं ना, अगर आपने अपना प्रोफेशन इससे रिलेटेड किया हुआ है तो आपको उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो जाके आप उस किसी पदवी में जाएंगे। मतलब आसानी से, कई बार आपको लगता होगा कि वो दूसरा व्यक्ति जो है वो तो इतना एफर्ट ही नहीं करता, मैं इतना काम करता हूँ, इतना एफर्ट करता हूँ, तो जाके मुझे कुछ मिल पाता है। तो ये जो है विपत तारा के हिसाब से होता है। इसीलिए अगर हम नव तारा सिद्धांत के हिसाब से अपने करियर की चॉइस करते हैं तो लाइफ जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। अब विपत तारा से रिलेटेड एक और चीज़ है, एक और बेस्ट रेमेडी है, क्योंकि विपत तारा क्या है कि वो चीज़ों को बार बार कराएगा। तो अगर हम अपने विपत तारा से रिलेटेड कोई हॉबी चूज कर लें और उस चीज़ को, उस तारा से, उस प्लैनेट से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम अपनी हॉबी बना लेंगे, तो हम उसको रोज करेंगे, हम उसको बार बार करेंगे, तो वो उसकी रेमेडी होगी। क्यों? क्योंकि विपत तारा ये कहता है चीज़ों को बार बार करो, बार बार प्रैक्टिस करो, तो उससे हमारी वो जो प्रॉब्लम्स है, जो ऑब्स्टिकल्स हमारी लाइफ में आ रहे हैं, वो कम हो जाएंगे। तो ये एक बेस्ट रेमेडी है विपत तारा के हिसाब से। तो जब भी विपत तारा का आपका दशा या अंतर्दशा आती है तो उस समय घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको अपने विपत तारा को लेके उस प्लैनेट से रिलेटेड कोई भी अपनी लाइफ में उस पर्टिकुलर चीज को अपनी हॉबी बना लीजिए, और जब आपकी हॉबी बन जाएगी तो डेफिनेटली आप उसको एंजॉय करेंगे और उसको बार बार करेंगे। फिर चाहे वो कोई गेम हो, चाहे वो कोई सिंगिंग हो, चाहे वो कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना हो, या कुछ भी। तो ये चीज़ें जो हैं ये मरकरी से रिलेटेड भी हैं, तो आप ये चीज़ें भी कर सकते हैं। तो इससे आपकी जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो सॉल्व होते जाते हैं। ऐसे ही जो हमारा फोर्थ तारा है वो होता है शेम तारा। शेम तारा में आप कह सकते हैं कि चतुर्थ भाव की सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। इसमें सुख मिलता है, मतलब कि एक तरीके से सब्र मिलता है। जैसे कि साढ़े साथी का पहला और सेकंड फेस होता है, और उसके बाद जो थर्ड फेस होता है, जाते हुई साढ़े साथी होती है, तो काफ़ी हद तक व्यक्ति को आराम देती है ऐसे, क्योंकि पहले और दूसरे साढ़े साथी में इतने ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ चुकी होती हैं कि जो थर्ड फेस होता है वो जो है उसमें वो थोड़ा सा सब्र कर लेता है कि ओके अब चीज़ें जो हैं वो सही हो गई हैं, क्योंकि हम काफ़ी हद तक चीज़ों को सीख चुके हैं। तो ये चौथा जो हमारा तारा होता है, शेम तारा, वो यही करता है। तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जिनका जन्म तारा है, उनका जो चौथा शेम तारा होता है वो होता है केतु का नक्षत्र। अब केतु का नक्षत्र के जितने भी, इसका मतलब केतु से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, यदि ये व्यक्ति करता है तो उसके जीवन में सुख मिलता है। अब केतु से रिलेटेड अकल्ट भी होता है, केतु से रिलेटेड आप कोई भी चीज़ की
किसी भी चीज़ के बारे में रिसर्च करना हो तो वो भी केतु से रिलेटेड होता है। तो ये सब चीज़ें जो है अपनी लाइफ में ला सकते हैं, जिससे कि आपके जीवन में थोड़ा सा सब्र होगा, थोड़ा सा सुख होगा, थोड़ी सी शांति होगी। और इसमें ये नक्षत्र का जब भी दशा या अंतरदशा आती है, या फिर जब जब चंद्रमा केतु के नक्षत्र में आएगा, तो इस व्यक्ति के मन में थोड़ी सी शांति रहेगी, थोड़ा सा सुख रहेगा, उसको सुख महसूस होगा। तो ये जो है चौथा तारा वो यही कराता है। और चौथे तारे का जब भी दशा अंतरदशा आती है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम अति मित्र और मित्र नक्षत्र वाले जो तारे हैं उनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लें, तो यही जो हमारा फोर्थ नक्षत्र का जो दशा है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो सकती है, क्योंकि ये न्यूट्रल है, ये नुकसान तो करेगी नहीं हमारा। तो इसको हम फेवरेबल की तरफ जो है हम लेके जा सकते हैं। जैसे कि विपत तारा जो था, उसमें हमें बार बार चीज़ें करनी पड़ती हैं, हम थक जाते हैं, कई बार हम हार जाते हैं, कई बार हम टूट जाते हैं, लेकिन फिर हम उठते हैं, फिर करते हैं, क्योंकि वो तो हमें बार बार चीज़ें कराता है। उसके कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो फोर्थ वाला जो हमारा तारा है वो हमें थोड़ा सा सब्र ले आता है, थोड़ा सा सुख ले आता है। मोस्टली ऐसा होता है कि जो जब शेम तारा नक्षत्र जो है उसका टाइम आता है, तो ऐसे में व्यक्ति को सुख भी मिलता है, वेल्थ भी मिलती है, घर गृहस्थी से सुख शांति भी मिलती है। ऐसे में कई बार हो सकता है कि इस नक्षत्र का दशा अंतरदशा आए, तो हो सकता है कि आप अपने घर में रेनोवेशन कराएं, हो सकता है आप अपने घर में कुछ इंटीरियर वगैरह कराएं। तो इसका एक और भी बहुत अच्छा रेमेडी भी हो सकता है कि अगर आप उस नक्षत्र के प्लैनेट से रिलेटेड अपने घर में कुछ इंटीरियर करवा लें, कुछ अपने घर में जो डेकोरेटिव आइटम्स हैं वो उस नक्षत्र से रिलेटेड रख लें, या फिर वॉल्स के जो कलर्स हैं, पर्दों के कलर्स जो हैं वो उस नक्षत्र के अकॉर्डिंग रख लेंगे, तो भी आपकी लाइफ जो है वो काफ़ी सेटल हो जाएगी और आपके जीवन में सुख आ जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि अब केतु नक्षत्र अगर आपका है, तो अगर आपने पिंक कलर के कर्टन्स लगाए हुए हैं तो डेफिनेटली केतु जो है वो पिंक में नहीं आता है, तो वो आपके लिए पिंक कलर के जो कर्टन्स हैं वो शायद देखने में बहुत सुंदर लगेंगे, लेकिन वो आपके लिए उतने फेवरेबल नहीं होंगे। लेकिन यही केतु के नक्षत्र के हिसाब से अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन के कर्टन्स लगाते हैं, या कुछ उस तरीके से रिलेटेड आप कुछ अपने घर का इंटीरियर करते हैं, तो क्योंकि केतु जो है वो शेम नक्षत्र में है, तो आपके लिए वो चीज़ जो है वो सुख लेकर आएगी और फेवरेबल होगी, और आपके जीवन में सुख, आपके जीवन में कंफर्ट थोड़ा और ज्यादा बढ़ेगा। अब पांचवा जो तारा होता है वो होता है प्रत्यारी तारा। प्रत्यारी मतलब कि एक तरीके से परिश्रम करने वाला, एक तरीके से आपके पिछले जन्म के कर्मों का, क्योंकि 5th हाउस आपका पिछले जन्म का कर्म बताता है, आपका प्रारब्ध बताता है। 5th हाउस से आपके बच्चे भी हम देखते हैं, 5th हाउस आपका प्यार भी होता है, और ये नक्षत्र के जो प्लैनेट्स हैं वो हमें यही सब चीज़ें बताते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि ये वाला जो नक्षत्र है, जब जब इसकी दशा आती है, या चंद्रमा जब जब इसके नक्षत्र में आता है, या आपका खुद का लग्नेश इस नक्षत्र में आता है, तब तब व्यक्ति की लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आते हैं। उसके पिछले जन्म के जो कर्म है उसका हिसाब किताब उसको इस टाइम देना पड़ता है, तो उसको परिश्रम करना पड़ता है। उसकी लाइफ में थोड़े थोड़े ऑब्स्टिकल्स आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा उसको सुख मिले, क्योंकि उसको यहाँ पे अपने कर्मों का हिसाब देना होता है। अब जैसे देखा जाए तो इस जातक का जिसका पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र है, उसका 5वां तारा जो है वो शुक्र का आता है, क्योंकि यहाँ पे भरनी नक्षत्र आता है, तो शुक्र का नक्षत्र आता है। तो इसका मतलब अगर इसको शुक्र से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो लाइफ में, कोई भी ऑब्स्टिकल्स, जो कि डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वो 5वां नक्षत्र है, और 5वां नक्षत्र जो है वो प्रत्यारी नक्षत्र होता है, जो कि हमारी लाइफ में परिश्रम लेकर आता है, जो हमारी लाइफ में वो ऑब्स्टिकल्स लेकर आता है। हमारे वो कर्म जो हमने पिछले जन्म में करे हैं उसका फल हमें देना पड़ता है। तो अगर इसकी दशा अंतरदशा आती है तो वो कष्टकारी होती है। तो ऐसी सिचुएशन में करना ये है कि इससे रिलेटेड चीज़ों का दान करना शुरू कर दीजिए। शुक्र से रिलेटेड चीज़ों को आप एक डेकोरेटिव आइटम की तरह रखेंगे, जो कि आपको क्या रखना है, शेम नक्षत्र का रखना है, और ये है प्रत्यारी नक्षत्र, इसको रखना नहीं है, इसको डोनेट करना है। तो इससे रिलेटेड चीज़ों को डोनेट करना शुरू कर दीजिए। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो इस नक्षत्र से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, वो ऑब्स्टिकल्स आपकी आनी बंद हो जाएंगे। इसके बाद आता है छठा नक्षत्र, जिसको हम कहते हैं साधक नक्षत्र, जो देता है हमें उपलब्धि, जो हमें देता है सिद्धि। ये नक्षत्र जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल होता है
हर व्यक्ति के लिए। तो इस नक्षत्र के जब भी चंद्रमा इस नक्षत्र में आएगा तो पर्टिकुलर दिन जो है वो आपके लिए फेवरेबल होगा। ऐसे ही जब जब आपके लग्नेश के जो स्वामी हैं वो इस नक्षत्र से गुजरेंगे तो वो टाइम आपके लिए फेवरेबल होगा। उस समय आपको कोई सिद्धि प्राप्त होगी, कोई नई चीज आप करेंगे और उस चीज में आप बहुत ज्यादा निपुण भी होंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि जब जब इसकी दशा आएगी तो डेफिनेट बात है कि आपके लिए ये टाइम फेवरेबल होगा। जब जब चंद्रमा इस नक्षत्र में आएगा या जब जब लग्नेश का स्वामी इस नक्षत्र में आएगा तो आपके लिए ये प्लैनेट जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। अब अगर पूर्व भाद्रपद जन्म नक्षत्र है तो साधक नक्षत्र में आता है सूर्य का नक्षत्र, तो मतलब सूर्य जो है इस व्यक्ति के लिए फेवरेबल होगा। अब देखना होता है सूर्य की क्या पोजीशन है, तो डेफिनेटली ऐसे में क्या करना होगा, सूर्य की अगर पोजीशन थोड़ी सी भी वीक है तो उसको स्ट्रांग करिए, क्योंकि वो हमारा स्ट्रांग प्लैनेट है, वो हमारा ऐसा नक्षत्र है जो हमें फेवर देने वाला है। जो जो अच्छे नक्षत्र होते हैं, जो जो जन्म तारा नक्षत्र के सीक्वेंस में गुड नक्षत्रों में गुड पॉइंट्स में आते हैं, हमको उसे स्ट्रांग करना होता है। और जो 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 नेगेटिव में आते हैं, अगर हम उनको स्ट्रांग करेंगे तो वो वाली नेगेटिविटी हमारी इंक्रीज होगी। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जो संपत्ति तारा है उसको स्ट्रांग करिए, उससे संपत्ति मिलेगी। थर्ड वाला जो है हमारा विपत्त तारा है तो उसको स्ट्रांग मत करिए। फोर्थ वाला जो है वो शेम तारा है, उसको स्ट्रांग करिए, उससे सुख मिलेगा, वेल्थ मिलेगी। फिफ्थ तारा जो है वो हमें हमारा प्रारब्ध बताएगा, वो ऑब्स्टिकल्स लाएगा, तो उसको स्ट्रांग मत करिए, उसका डोनेशन करिए, उसको दान करिए, वो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ऐसे ही फिफ्थ जो नक्षत्र, सिक्स नक्षत्र जो है वो साधक नक्षत्र है, ये सिद्धि प्राप्त करेगा आपके लिए, ये प्रतिष्ठा देगा आपको। तो इस नक्षत्र को आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग करेंगे तो आपका करियर बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। और ध्यान रखिएगा, जो भी साधक तारा होता है ना, हमारे जीवन का लक्ष्य जो है ना उस तारा से जुड़ा हुआ होता है। मतलब कि हर व्यक्ति की जो एक इनर ट्रू फीलिंग्स होती है उस नक्षत्र से जुड़ी हुई होती है। उस नक्षत्र का जो लॉर्ड होता है, एक्चुअली वो चीज जो चाहता है उस व्यक्ति के मन में डीप इनसाइड, चाहे उसके भाव जैसे भी हो, लेकिन उसके मन की जो इच्छा है वो वही इच्छा होती है। और वो इच्छा जब तक वो प्राप्त नहीं कर लेता है वो वहीं तक ही वो उस पोजीशन तक, उस रास्ते तक, उस जगह तक जाने की पूरी पूरी कोशिश करता है। और साधक नक्षत्र जो है, इसके जो प्लैनेट्स हैं वो हेल्प करते हैं उसको उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए। तभी तो बोला क्या है कि सिद्धि मिलती है, पद प्रतिष्ठा मिलती है, ये बहुत ही ज्यादा फेवरेबल होता है। इसके बाद आता है हमारा वध नक्षत्र, वध तारा जिसे कहते हैं, वो होता है हमारा सेवेंथ नक्षत्र। जो सेवेंथ नक्षत्र आता है वो वध भी कहते हैं उसको, निधन भी कहते हैं, ये कष्टकारी होता है। अगर इसकी दशा अंतर्दशा होती है तो व्यक्ति की हेल्थ इश्यूज भी होते हैं। व्यक्ति ये कहते हैं कि पुनर्जन्म में, पिछले जन्म में जो हमने अपनी लाइफ में कुछ गलतियां करी होती हैं, उन सब गलतियों के जो रिजल्ट्स हैं वो हमें इस नक्षत्र की दशा में हमें मिलते हैं। या फिर चंद्रमा जब जब इस नक्षत्र में आता है तो उस समय टाइम आपका फेवरेबल नहीं होता है। तो बेटर है आप ये देखिए कि आपका जो सातवां नक्षत्र कौन सा नक्षत्र है, और जब जब आपके लगन के स्वामी वो सातवें नक्षत्र में आते हैं, कोई भी अच्छा काम उस टाइम बिल्कुल मत करिए, उसको अवॉइड करिए। क्योंकि वो जो है ना, वो चीजें आपको एक तरीके से दुख देने ही आई हैं। क्योंकि वो चीजें हैं जो आपने पिछले जन्म में कुछ मिस्टेक्स करी थी और उसका आपको फल मिलना है। तो आप उसमें कुछ करेंगे तो डेफिनेट बात है कि आपको उसमें कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ फ्रूटफुल नहीं होगा। तो इसको भी आप जो है वो बहुत इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट जब जब इस नक्षत्र की दशा आती है तो लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक तो लाइफ में, जैसे मैंने बोला कि विपत्त तारा का जब दशा होती है तो व्यक्ति की लाइफ जो है वो कोई भी काम वो स्क्रैच से स्टार्ट करता है, उसके बाद उसमें बढ़ता है, उसके बाद उसको छोड़ के कुछ नया काम स्टार्ट करता है। लेकिन वो मेहनत करता रहता है, मतलब करता रहता है कुछ ना कुछ, और उसको रास्ते भी मिलते रहते हैं। वो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई दिक्कत होती है। वो जो भी दूसरा काम स्टार्ट करता है वो अपनी मर्जी से स्टार्ट करता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। इस नक्षत्र की जब जब दशा आती है और इस प्लैनेट की दशा में व्यक्ति की लाइफ में कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और वो अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उसकी लाइफ में सब चीज़ें बिल्कुल वैसी नहीं होती हैं जैसा उसने एक्सपेक्ट किया होता है। नेगेटिव भी हो सकता है, प्रॉब्लम्स भी आती, काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आते हैं इस वाले नक्षत्र के दशा में। तो ऐसी सिचुएशन में हमको
इस प्लैनेट को जरूर ध्यान रखना चाहिए कि उस प्लैनेट की अगर तो दशा अंतर्दशा चल रही है तो पर्टिकुलर उस प्लैनेट से रिलेटेड ही हमें जो है वो रेमेडी करनी चाहिए, उसी से ही हमें बेनिफिट मिलेगा, बाकी चीजों से हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। और इसमें है ना रेगुलर एक चीज का ध्यान रखें कि चाहे आपकी दशा अंतर्दशा इस पर्टिकुलर प्लैनेट की चल रही हो या नहीं चल रही हो, लेकिन इसको तो नोट करके रख लीजिए और इस पर्टिकुलर चीज का रेगुलर डोनेशन करना शुरू करिए। मतलब आप उसको नियमित रूप से अपनी पॉकेट का कुछ अमाउंट निकाल के उस चीज को डोनेट करिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आपका ये वाला जो नक्षत्र है वो चंद्रमा है, ठीक है, तो चंद्रमा से रिलेटेड दूध होता है, चंद्रमा से रिलेटेड चांदी होती है, चंद्रमा से रिलेटेड माएँ होती है, माताएं भी होती हैं, तो माताओं की सेवा करिए, गाय की सेवा करिए, दूध जो है उसका दान करिए, दूध से बनी हुई चीज़ों का दान करिए, शिवलिंग पे रेगुलर रुद्राभिषेक करिए, ये आपको चांदी का दान करिए, डोनेट करिए, इन सब चीज़ों को अपने पास रखिए मत और नियमित रूप से इसको डोनेशन पे एक पॉइंट रख लीजिए कि आपने करना ही करना है। आपने पर्टिकुलर अपनी पॉकेट का इतना अमाउंट जो है, इतने अमाउंट का ये चीज़ आपको डोनेट करनी ही करनी है। जितने भी माताएं हैं उनकी सेवा करनी है, उनके लिए गिफ्ट्स लेकर आना है, उनका ध्यान रखना है अगर चंद्रमा है, क्योंकि जो भी अगर जुपिटर है तो ज्ञान का दान आपको करना ही करना है, अगर शुक्र है तो शुक्र से रिलेटेड चीज़ों का दान करना है और इसमें नियमित दान करते रहना चाहिए। ये नहीं कि इसकी दशा अंतर्दशा का आपको वेट करना है, क्योंकि अगर आप ये करते रहेंगे तो आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स जो है वो आने बिल्कुल बंद हो जाएंगे। और जब जब चंद्रमा इस नक्षत्र में हो तो उस समय कोई भी काम स्टार्ट ना करें, कोई भी काम ना करें, बेटर एक अवॉइड करिए, कहीं जाना वगैरह भी अवॉइड करिए अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, क्योंकि यही जो टाइम होता है ना, ये नेगेटिव टाइम होता है, इसी में चोट चपेट, एक्सीडेंट्स और प्रॉब्लम्स जितने भी हैं वो आते हैं। इसके बाद आता है आपका 8वां तारा, जिसको कहते हैं मित्र तारा। अब मित्र तारा है तो डेफिनेटली ये तो पॉजिटिव ही होगा। तो जो भी मित्र तारा आपका आता है, जैसे कि जिनका जन्म नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र है जुपिटर का, तो उनका मित्र तारा होता है मंगल का, धनिष्ठा नक्षत्र। तो इनके लिए, इन व्यक्तियों के लिए धनिष्ठा नक्षत्र मतलब मंगल के नक्षत्र वाले जितने भी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल होंगे। मंगल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो भी फेवरेबल होंगी। मंगल से भाई भी होते हैं, मंगल से हम अपने पति को भी देखते हैं, मंगल से हम मंगल से रिलेटेड सारी चीज़ों को देखते हैं, तो वो सब चीज़ें इनके लिए काफ़ी फेवरेबल होंगी। जब जब चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में या मंगल के किसी भी नक्षत्र में आता है तो व्यक्ति अपना कोई भी काम स्टार्ट कर सकता है, मंगल से रिलेटेड कोई भी काम वो कर सकता है, तो उसके लिए फ्रूटफुल होगा, क्योंकि ये मित्र तारा ही इसको हेल्प करेगा, इसको सहयोग देगा। दोस्त क्या करते हैं? दोस्त तो मदद ही करते हैं, तो बस ये दोस्त की तरह आपके जीवन में आपके साथ रहेगा। आपको उस चीज को समझने की जरूरत है कि वो आपका दोस्त है, तो उसको आप स्ट्रॉन्ग करिए, ना कि उसको इग्नोर करिए। तो उससे रिलेटेड चीज़ें जो हैं आप पहन सकते हैं, उस कलर को आप पहनिए, वो आपके लिए फेवरेबल होगा, वो नंबर्स आपके लिए फेवरेबल होंगे, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपके लिए फेवरेबल होंगी। इनफैक्ट जो जो व्यक्ति उस नक्षत्र में पैदा हुए हैं वो लोग भी आपके लिए काफ़ी फेवरेबल होंगे। अब 9वां तारा होता है अति मित्र तारा, द बेस्ट तारा, जो कि आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल होता है। तो मित्र तारा हो गया फेवरेबल, और अति मित्र मतलब वेरी वेरी फेवरेबल। अब इसमें जिनका पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र है उनके लिए वेरी फेवरेबल जो नक्षत्र है वो होता है राहु का नक्षत्र। राहु का क्योंकि शतभिषा नक्षत्र आता है, उसके बाद पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र आता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए राहु के नक्षत्र वाले जितने भी लोग हैं वो बहुत फेवरेबल होंगे, राहु से रिलेटेड सारी चीज़ें बहुत फेवरेबल होंगी। तो उसको करना क्या है, क्योंकि ये अति मित्र है, उसके लिए हमेशा फेवरेबल होगा। अब राहु से रिलेटेड सिगरेट भी होती है, राहु से रिलेटेड सिगार भी होता है, राहु से रिलेटेड स्मोक भी होता है। अब आप ये सोचेंगे कि राहु से रिलेटेड स्मोक है, स्मोक कहाँ से फेवरेबल होगा? बिल्कुल होगा। उस व्यक्ति को जिसका अति मित्र नक्षत्र राहु का है, उसको राहु से रिलेटेड चीजों को अपने पास रखना चाहिए, उस नक्षत्र से रिलेटेड चीजें अपने पास रखनी चाहिए। शतभिषा नक्षत्र जो है वो क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स एक सर्कल के अंदर होते हैं, उस तरीके का एक इमेज अपने पास रख सकते हैं। एक सिगार हो गया, सिगरेट का पैकेट हो गया, पीते हैं नहीं पीते हैं उसको अपने पास रख सकते हैं, या उसका कोई सिंबल, कोई फोटो अपने पास रख सकते हैं। शतभिषा नक्षत्र का पेड़ होता है, कदम्ब का पेड़ होता है, तो कदम्ब के पेड़ की इमेज वो अपने पास रख सकते हैं, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगी। राहु से होता है वायरलेस, जितनी भी चीज़ें वो सब राहु हैं। सोशल नेटवर्किंग उसके लिए, उनके लिए बहुत फेवरेबल होगा। और जब जब
कोई कोई चीज जब जब चंद्रमा राहु के नक्षत्र में आएगा, जब जब उसका लग्नेश राहु के नक्षत्र में आएगा, तब तब उस व्यक्ति के लिए फेवरेबल टाइम होगा। तो अगर आपकी लाइफ में कोई मुहूर्त आपको निकालना हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, वैसे तो 27 नक्षत्र होते हैं और इन 27 नक्षत्र में एक 28वां नक्षत्र होता है जिसको हम अभिजीत मुहूर्त भी कहते हैं, अभिजीत नक्षत्र कहते हैं। वो जो है वो हर दिन पड़ता है और करीब 11 साढ़े 11 बजे का टाइम होता है, उस समय पड़ता है। और एक होता है राहु काल जो होता है, जो कि नेगेटिव टाइम होता है, उसमें हम लोग कोई काम नहीं करते। अगर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम अभिजीत नक्षत्र में अपना कोई भी काम कर सकते हैं। अगर आपको ये पता चल जाए कि आपका अति मित्र नक्षत्र का टाइम क्या चल रहा है तो कितना अच्छा होगा ना कि अगर आप कोई भी काम अपना उस नक्षत्र के टाइम पे करें। लेकिन हाँ, उसके साथ कुछ और पैरामीटर्स हैं, कुछ और चीज़ें हैं जो चेक करनी होती हैं, जैसे कि वो पर्टिकुलर टाइम में आपका लग्नेश जो है वो ट्रांजिट में कैसा है, स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, चंद्रमा अष्टम में 12वें भाव में नहीं बैठा हुआ है, और भी 2-3 चीज़ें जो हैं उसको देख लेते हैं और ओवरऑल देख के हम उसको कैलकुलेट कर पाते हैं मुहूर्त के हिसाब से कि ठीक है ये बेस्ट आपके लिए मुहूर्त रहेगा। तो अति मित्र नक्षत्र के जब जब चंद्रमा अति मित्र नक्षत्र में आए उस समय आप अपना फेवरेबल काम कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ उस टाइम को करें जिस समय हमारा जो है प्रत्यारी नक्षत्र का चल रहा हो या फिर हमारा जो है निधन नक्षत्र का टाइम चल रहा हो, उस समय हम कोई काम करेंगे तो वो फेवरेबल नहीं होगा हमारे लिए। चाहे हो सकता है कि पंडित जी ने मुहूर्त उसके अकॉर्डिंग निकाला हो, उसके बाद भी, क्योंकि नक्षत्र नव तारा नक्षत्र में यही चीज़ें जो हैं देखी जाती हैं। और ऐसे ही जो मित्र अति मित्र नक्षत्र से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब आपके लिए फेवरेबल होंगी, चाहे उनसे रिलेटेड काम हो, चाहे उनसे रिलेटेड कलर हो। तो उनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना उसको अपने आसपास रखिए, उनके सिंबल्स अपने आसपास रखिए। उससे रिलेटेड जितने भी कलर्स हैं उनको आप पहनिए, उनको आप ग्रहण करिए, क्योंकि जब हम उनको ग्रहण करेंगे तो आप अपने आप को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। और जो जो नेगेटिव आपके तारे हैं उन चीज़ों को डोनेट करिए और अपने आप से दूर रखिए, तो उससे आपके लिए ज़्यादा फेवर होगा। अगर आपने अति मित्र नक्षत्र को साध लिया और उसके प्लैनेट से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो अपने लाइफ में ग्रहण कर ली, अपने वर्क टेबल पे आपने उससे रिलेटेड चीज़ें कर ली, तो आप देखिएगा एक काइंड ऑफ ना एक आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगा और आपको खुद को ऐसा लगेगा कि कोई तो एक आपके पीछे एक हाथ है जो कि आपके सर पे रखा हुआ है और आप चाहते हैं और आपका काम होता जा रहा है। और ये जो है ये नक्षत्र जो हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। इन नक्षत्रों के हिसाब से अगर हम अपने जीवन को साध लें तो काफ़ी हद तक हम अपनी लाइफ को सॉल्व कर सकते हैं। नव तारा सिद्धांत ना ये एक बहुत गहरा साइंटिफिक अगर कह सकते एक बहुत गहरा जो है ना वो सिद्धांत है। अगर आप सही तरीके से ना इसको समझ लें और इसको अपने जीवन में साध लें तो आपके लाइफ के करियर ग्रोथ, रिलेशनशिप इश्यूज, ऑब्स्टिकल्स जितने भी जीवन में आ रहे हैं वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकते हैं। धन्यवाद।